दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त एकदम बिंदास होंगे। तो हम तैयारी करेंगे आपको 2022 के एग्जाम बिहार बोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ आने वाले 30 दिनों में। तो आप मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। यदि आप मेरे साथ पढ़ते रहें तो काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे और अच्छे मार्क्स ला करके अपने माता पिता और साथ गुरु जी का नाम रोशन करेंगे, है ना। यही उम्मीद के साथ ये बैच मैं स्टार्ट किया हूँ। ये बैच यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे 2 आदमी को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। जिस आपको शेयर करने से ताकि किसी को भलाई हो जाए। तो क्यों नहीं भलाई किया जाए। तो देखिए आपके अकाउंट जो है पूरे 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? पूरे 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के अकाउंट में 60 मार्क्स आपको आएगा अदर देन कंपनी और 40 मार्क्स आएगा कंपनी। अब 40 मार्क्स मतलब 40 मार्क्स कंपनी में आएगा और 60 मार्क्स कंपनी के अलावा जो बच गया उससे आएगा। अब 60 मार्क्स में 2 पार्ट है। पार्ट ए है, एक तो है पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी से आपको 50 मार्क्स आएगा और अदर देन पार्टनरशिप कहने का मतलब एनपीओ से 10 मार्क्स आएगा। जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आना तय है, यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए हम आज आपको स्टार्ट करते हैं एनपीओ से। तो चलिए हम आज आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके 2022 एग्जाम में 10 मार्क्स के आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन को डबल कर दिया था, अभी आपको 10 मार्क्स 20 मार्क्स 10 दूनी 20 मार्क्स यही एनपीओ से आ सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला इंपोर्टेंट है एनपीओ। तो एनपीओ का पूरा नाम क्या होगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं गैर व्यापारिक संस्था। इस गैर व्यापारिक संस्था को 2 और नामों से जाना जाता है, एक अलाभकारी संस्था और एक लाभ न कमाने वाली संस्था। तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा इसका डेफिनेशन। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आने वाला है। तो गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था किसे कहते हैं? तो देखो यह क्या है? एक संस्था है। गैर व्यापारिक संस्था क्या है? संस्था है। क्योंकि गैर व्यापारिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अब आप ही कहो, एक ऐसी संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होगा तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? समाज का सेवा प्रदान करना। तो हम कह सकते हैं एक ऐसी संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने समाज और सदस्य को सेवा प्रदान करना होता है, उसे कहते हैं गैर व्यापारिक संस्था। जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एक्सेट्रा, ठीक है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये रह जाएगी कि गैर व्यापारिक संस्था के आप उदाहरण बताओ। क्या? गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण बताओ। जब आपको उदाहरण बोला जाए तो उदाहरण में आपको लिखना है कि गैर व्यापारिक संस्था के निम्नलिखित उदाहरण है। पहला शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान में आएगा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। धार्मिक संस्थान में आएगा आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। सामाजिक संस्थान में आएगा अस्पताल, पुस्तकालय एक्सेट्रा, है ना। और पेशेवर व्यक्ति में आएगा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वकील। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक संस्था एवं गैर व्यापारिक संस्था के में अंतर बताने के लिए आएगा। क्या बोला? व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था में अंतर बताने के लिए। तो देखो अंतर वाला जब कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको हमेशा ऐसे लिखनी है आंसर, है ना। एक तो होगा अंतर का आधार, ठीक, अंतर का आधार और फिर दोनों का अंतर। जैसे कि अंतर के आधार में क्या होगा? उद्देश्य, है ना। तो गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, ठीक। उसी तरीका से व्यापारिक संस्था के जो काम होते हैं उस काम के शुद्ध परिणाम को क्या होता है? क्या कहते हैं? लाभ या हानि। जबकि गैर व्यापारिक संस्था के कार्य के शुद्ध परिणाम को क्या कहा जाता है? अधिक या कमी। और व्यापारिक संस्था वित्तीय विवरण के रूप में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाती है, जबकि गैर व्यापारिक संस्था वित्तीय विवरण के रूप में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाती है। तो अभी तक मैंने डिस्कशन किया व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्था में अंतर का मैंने 3 आधार बताया। उद्देश्य के आधार पर, कार्य के शुद्ध परिणाम के आधार पर
और वित्तीय विवरण के आधार पर। तो गैर व्यापारिक संस्था वित्तीय विवरण के रूप में क्या क्या बनाती है? 3। क्या बनाती है? 3। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा आय व्यय खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। अलग अलग भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे आएगा 2 या 3 मार्क्स में। जैसे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता। तो प्राप्ति भुगतान खाता एक क्या है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्यों? क्योंकि यह रोकड़ के आधार पर बनाया जाता है। जितना भी रोकड़ प्राप्त हुआ और रोकड़ का भुगतान हुआ सभी को लिखेंगे, चाहे वो प्राप्ति आयगत हो, पूंजीगत हो, पिछले वर्ष का हो, अगले वर्ष का हो या चाहे वर्तमान वर्ष का हो। ठीक उसी तरीका से भुगतान को लिखेंगे, चाहे वो आयगत भुगतान हो, पूंजीगत भुगतान हो, पिछले वर्ष का हो, अगले वर्ष का हो या चाहे इस वर्ष का हो। इस प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे सभी भुगतान को और सभी प्राप्ति को डेबिट पक्ष में लिखेंगे। चूंकि यह रोकड़ के आधार पर बनाया जाता है, इसीलिए इस खाते के अंत में क्या निकलता है? रोकड़ का शेष निकलता है। यह प्रक्रिया जिस खाते में होती है उसे कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक उसी तरीका से आय व्यय खाता, नाम से ही पता चलता है आय और व्यय। आय का मतलब इनकम, व्यय का मतलब खर्चा, व्यय मतलब एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको 11th क्लास में पढ़ाए होंगे या जो सर पढ़ाए होंगे आपको वहां पढ़े होंगे आप लोग, वो खर्चा जो आमदनी और खर्चा से संबंध रखता है उस खाते को हम कौन खाता कहते हैं? नाम मात्र खाता। ठीक, यह खाता भी आय और व्यय से संबंध रखता है, अतः यह भी क्या है? एक नाम मात्र खाता है। तो पहला पॉइंट, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है जो एक्रूअल आधार पर बनती है। किसके आधार पर बनती है? एक्रूअल बेसिस पे बनती है, अर्थात उपार्जन आधार पर बनता है। इसमें वर्तमान वर्ष से संबंधित सिर्फ आयगत खर्चे को इस खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, जबकि वर्तमान वर्ष से संबंधित सिर्फ आयगत आमदनी को इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक, साल के अंत में या चाहे अंत में बोल सकते हो अधिक्य निकलती है या चाहे कमी निकलती है। यदि अधिक्य निकली तो कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और कमी निकली तो कैपिटल फंड अर्थात पूंजी निधि में घटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जिस खाते में होती है उस खाते को हम आय व्यय खाता कहते हैं। और अगला पॉइंट है क्या? आर्थिक चिट्ठा। क्या है? आर्थिक चिट्ठा। इसका दूसरा नाम है स्थिति विवरण। अब मुझे किसी व्यक्ति के बारे में या चाहे संस्था के बारे में स्थिति जानना हो तो उसके संपत्ति और दायित्व का ब्यौरा हम निकालते हैं, डिटेल निकालते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीका से यह आर्थिक चिट्ठा भी वही काम करती है जो संपत्ति और दायित्व का विवरण तैयार करती है, जिससे व्यवसाय का स्थिति का पता चलता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता में क्या अंतर है। तो आप अंतर जब लिखोगे तो सबसे पहले लिखना प्रकृति। तो आय प्राप्ति एवं भुगतान खाता पहले बता चुका हूं, इसका प्रकृति क्या होती है? वास्तविक खाता है। और आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता। क्यों? वजह पहले बता चुका। अगला प्रकृति समझ लिया, यह एक वास्तविक खाता, यह क्या है? एक नाम मात्र खाता है। इसमें क्या करते हैं? सभी प्राप्ति को लिखते हैं, चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, पिछले वर्ष, अगले वर्ष या चाहे इस वर्ष। इसमें सभी प्राप्ति को एवं भुगतान को लिखते हैं, है ना, प्राप्ति भुगतान खाते में। यहां पे कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आय व्यय खाता में भेदभाव है। सिर्फ इसमें क्या करते हैं? वर्तमान वर्ष के, वो भी क्या? आयगत क्या लिखते हैं? खर्चा या चाहे आमदनी को ही लिखते हैं। ठीक, पहला भेदभाव। ठीक, अगला क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ के आधार पर चलती है। प्राप्ति भुगतान खाता किसके आधार पर चलती है? तीसरा पॉइंट, रोकड़ के आधार पर चलती है। जबकि आय व्यय खाता किसके आधार पर चलती है? उपार्जन के आधार पर चलती है। ठीक, चौथा पॉइंट, प्राप्ति भुगतान खाते के अंत में क्या निकलता है? रोकड़ निकलता है। जबकि आय व्यय खाते के अंत में क्या निकलता है? अधिक्य और कमी निकलता है। ठीक, दोनों साल के अंत में ही बनाया जाता है। ठीक है, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में।
यहां से सीधे क्वेश्चन आएगा चंदा क्या है। चंदा क्या है? हम आपको पहले ही कह चुका हूं, गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को सेवा प्रदान करना होता है। आप ही बताओ, क्या सेवा प्रदान करने से संस्था के पास रुपया आ जाएगा? कभी नहीं। तो संस्था आगे चलने के लिए मनी की तो जरूरत है, अर्थात इनकम की जरूरत है। तो इनकम इसको आता कहां से? आपको मैं पहले ही बताया था कि गैर व्यापारिक संस्था की आमदनी का मुख्य स्रोत है चंदा, दान और सरकार के तरफ से मिला हुआ अनुदान। तो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं चंदा क्या है। तो आप कह सकते हो चंदा का डेफिनेशन यहाँ 2 या 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इसका डेफिनेशन याद करना होगा, है ना, या याद करना चाहिए, है ना, यदि आप अकाउंट्स में 90 प्लस लाना चाहते हो तो, है ना। तो चंदा क्या है? जो चंदा क्या है? एक सदस्यता शुल्क है। चंदा क्या है? एक सदस्यता शुल्क है जो संस्था के सदस्य के द्वारा गैर व्यापारिक संस्था को वार्षिक के आधार पर क्या होती है? प्राप्त होती है ना। जिसे क्या कहते हैं? चंदा। क्या कहते हैं? चंदा। चंदा संस्था को वर्ष भर में बार बार मिलती है, इसीलिए यह आयगत प्राप्ति है। चाहे आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति हो, यदि वो प्राप्ति है तो कहां लिखेंगे? प्राप्ति भुगतान खाते में। और चूंकि वो आयगत है और चालू वर्ष का चंदा है तो कहां लिखेंगे? आय व्यय खाते के आय पक्ष में। ठीक है। और वही चंदा किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए दिया गया हो तो उसको हम पूंजीगत मानेंगे, उसको भी हम प्राप्ति भुगतान खाते में लिखेंगे, लेकिन आय व्यय खाते में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आय व्यय खाते में सिर्फ आयगत को लिखते हैं, जबकि किसी विशेष काम के लिए जो चंदा मिला वो हमारा क्या है? पूंजीगत। इसीलिए आय व्यय खाते में नोट। ठीक है। यस। आपको यहां से सीधे सीधे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंदा क्या है। हम ये से बोल सकते हैं चंदा एक सदस्यता शुल्क है जो गैर व्यापारिक संस्था के सदस्य के द्वारा गैर व्यापारिक संस्था को वार्षिक के आधार पर प्राप्त होती है ना। यह गैर व्यापारिक संस्था के आमदनी का मुख्य स्रोत है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चंदा की राशि को बताओ। क्या? चंदा की राशि को बताओ। तो चंदा की राशि निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? ट्रिक। क्या बताया था? ट्रिक। अब आपको मैं ट्रिक बताया था, ये थोड़ा ट्रिक की तरफ ध्यान देंगे आप लोग। पार्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। पीवाई मतलब, पीवाई मीन्स प्रीवियस ईयर, हिंदी नाम पिछला साल, पिछला साल। और CY मीन्स करंट ईयर, मतलब वर्तमान, या चाहे चालू साल, जो साल अभी चल रहा है। ठीक है। आप देखो, जब चंदा को आप कैलकुलेशन करते हो, जब चंदा की राशि को क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो, तो यह ट्रिक आपको बहुत याद आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम। इसीलिए आपको इस ट्रिक को थोड़ा गौर से पढ़ना है। अब इसमें आपको 2 एडजस्टमेंट आएगी। क्या आएगी? 2। एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस। एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया बकाया। क्या हो गया? बकाया। और एडवांस का मतलब हो गया प्रीपेड। क्या हो गया? प्रीपेड। मतलब प्रीपेड मतलब अग्रिम। क्या? अग्रिम। अब आप बताओ, जब आप चंदे की राशि निकालोगे, जब आप चंदे की राशि को निकालोगे तो यह ट्रिक को याद रखना। आप बहुत बहुत वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आपको 3 मार्क्स आ सकता है। जब आप चंदे की राशि निकालोगे तो यह ट्रिक को याद रखना, है ना। तो सबसे पहले ये ट्रिक क्या होगा? जितना भी चंदा आया उस सभी चंदे की राशि क्या कर दो? लिख दो। मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। लेट्स एज्यूम, मान लेते हैं लेट्स एज्यूम टोटल
सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इक्वल टू रुपीज 1 लाख। हाउ मच रुपीज? रुपीज 1 लाख। एंड एडजस्टमेंट यहां पे दो होगा, एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस। अब कहेगा कि बकाया रह गया, पिछले साल बकाया रह गया कितना? 20,000। पिछले साल बकाया रह गया 20,000 और इस साल करंट ईयर बकाया रह गया कितना? 10,000। ठीक है, पिछले साल बकाया रह गया 20,000 और इस साल बकाया रह गया 10,000। तो आपको क्या करेगा? आपको कह रहा है कि चालू वर्ष का चंदा निकालो। किसका? चालू वर्ष, अर्थात चालू वर्ष वाले चंदा को ही हम काउंट करेंगे, पिछले साल वाला को इग्नोर। क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि कह रहा है चालू वर्ष का चंदा निकालो। तो हम सबसे पहले लिख देंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 1 लाख। क्या? 1 लाख। अभी तक कितना चंदा आ गया? 1 लाख। अब 1 लाख में पिछले साल का बकाया है कितना? 20,000। बकाया किसका है? पिछले साल। कितना है? पिछले साल। अब बताओ ये बकाया किस साल का है? पिछले साल। तो पिछले साल वाला चंदा क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि आपको कह रहा है चालू वर्ष का चंदा बताओ, जिस साल में आप अभी जी रहे हो उस साल का चंदा। तो पिछले वर्ष का चंदा क्या कर देंगे? घटा देंगे। यदि पिछले वर्ष का चंदा का राशि यदि बकाया रह गया तो उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि वो क्या है? पिछले वर्ष का है। लिख देंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना रुपया? 20,000। अब बताओ 1 लाख इस साल मुझे आया था, ठीक, उसमें पिछले साल का बकाया था 20,000 रुपया, वो आया था। अब 20,000 जो आया था वो पिछले साल का था ना, तो इस साल कितना आया उसको तो घटा दोगे। तो इस साल कितना आया अभी तक? लगभग क्या बताओ तो? 80,000। 1 लाख में से 20,000 पिछले साल का था, इस वर्ष कितना आया अभी तक? 80,000। और ये 80,000 में 10,000 करंट ईयर का बकाया रह गया। ठीक, अब इस 80,000 में 10,000 रुपया करंट का जो अभी चालू साल चल रहा है उसका बकाया रह गया। तो पिछले साल का बकाया को लेस किए थे, तो इस वर्ष के बकाया को क्या करोगे? ऐड, क्योंकि इस साल का है। तो यस, बिकॉज अकाउंट्स किसके आधार पर चलता है? एक्रूअल के आधार पर चलते हैं। किसके आधार पे? एक्रूअल के आधार पर। तो इस साल के बकाया क्या कर दोगे? ऐड। लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। कितना? 10,000 था। समझ में आ गया? यस सर। कितना? 90,000। कितना? 90,000। आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया? पिछले साल के बकाया को क्या करना है? घटाना है, और इस वर्ष के बकाया को क्या करना है? जोड़ना है। दैट्स अ ट्रिक। ओके। अब एडवांस। अब बताओ कोई आदमी मुझे पिछले साल एडवांस दिया, अब आप ही बताओ किस साल का दिया होगा? पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए दिया है, और अभी कोई आदमी एडवांस देगा तो अगले साल के लिए देगा। अब बताओ, मान लेते हैं पिछले साल का एडवांस दिया कोई आदमी मुझे 40,000। कितना? 40,000। बताओ पिछले साल यदि कोई आदमी एडवांस दिया है, पिछले साल कोई आदमी क्या दिया? एडवांस दिया, तो चालू साल के लिए मतलब इस साल के लिए दिया, तो इस साल के लिए चंदा माना जाएगा पिछले साल वाला एडवांस को। दिया पिछले साल, लेकिन एडवांस दिया ना, पिछले साल क्या दिया? एडवांस। इस साल के लिए दिया, इस साल में क्या हो जाएगा? ऐड हो गया। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर it will be added in the current year. How much rupees? 40,000. बताओ कितना रुपया हुआ? तो 90 प्लस 1,30,000। 1,30,000। और आपको मान लेते हैं इस वर्ष कोई आदमी एडवांस दिया 20,000। कितना दिया? अब बताओ, अभी यदि एडवांस दिया अभी, तो आने वाला समय के लिए दिया। अभी जो एडवांस दिया वो आने वाला समय के लिए दिया, तो आने वाला समय में ऐड हो जाना चाहिए। इस वर्ष क्या कर रहा है? भगो यहां से, तो कर देंगे लेस, ले देंगे एडवांस। एडवांस ऑफ करंट ईयर विल बी रिमूव्ड, है ना? यस। 20,000 क्या हो जाएगा? रिमूव्ड। हाउ मच रुपीस बैलेंस? तो कितना बच गया? 1,30,000
10,000. We can say total subscription received. Total subscription received in current year, है ना? Yes. Outstanding of previous year will be removed from current year because it is related to previous year, and outstanding of current year will be added in current year because it is related to present year in which we calculate the subscription amount. And again same concept apply on advance, but reverse. Advance of previous year will be added in current year. Advance of previous year will be added in current year, and advance of current year will be removed from current year because it is related to upcoming years. Have you any doubt? Yes, that is a trick. तो आप इसको ऐसे कहोगे, पिछले साल के बकाया को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और इस साल के बकाया को क्या कर देंगे, इस साल में जोड़ देंगे. ठीक, क्योंकि इस साल के बकाया को इस साल जोड़े थे तो इस साल के एडवांस को इस साल क्या कर देंगे, घटा देंगे. अब पिछले साल के बकाया को घटाया थे तो यहाँ इस साल के एडवांस को क्या कर देंगे, इस साल के एडवांस क्या कर देंगे, घटा देंगे. उल्टा नियम. वेलकम अगेन. तो मैंने अभी तक आपको बता चुका हूं चंदा क्या है, और चंदा निकालने का कुछ ट्रिक जो है ये इस प्रकार से है, जो आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूं. अगला मैं इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ से अगला इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कशन करूंगा दान. क्या? दान. अगला इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करूंगा मैं? दान. दान का इंग्लिश नाम होता है डोनेशन. डोनेशन. देखो, गैर व्यापारिक संस्था के लिए चाहे दान हो या चंदा हो, दोनों आमदनी का ही स्रोत है. लेकिन चंदा और दान में फर्क सिर्फ इतना है कि चंदा अपने सदस्य से वार्षिक आधार पर मिलता है, सिर्फ अपने सदस्य से मिलता है. लेकिन दान एक ऐसा राशि है जो संस्था के सदस्य नहीं होते हैं, किसी तीसरे पर्सन से गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? दान. लेकिन दान एक ऐसी राशि है जो गैर व्यापारिक संस्था को किसी तीसरे व्यक्ति से प्राप्त होती है जो संस्था के सदस्य नहीं होते हैं. ठीक है. और चंदा एक ऐसी राशि है जो गैर व्यापारिक संस्था को सिर्फ अपने सदस्य से प्राप्त होती है. ओके. दान एक ऐसी राशि है जो तीसरे व्यक्ति से प्राप्त होती है जो संस्था के सदस्य नहीं होते हैं. यह दान दो तरीका के प्राप्त हो सकते हैं, दो प्रकार से दान प्राप्त हो सकता है. एक सामान्य दान और एक विशेष दान. सामान्य दान मतलब संस्था के सामान्य काम को पूरा करने के लिए, डेली के खर्चे को, डेली के काम को करने के लिए जो दान मिलता है उसे कहते हैं सामान्य दान. और उस दान को हम आयगत दान मानते हैं, प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति साइड में लिखते हैं, और यदि वह वर्तमान वर्ष से है तो आयव्यय खाते के आय पक्ष में लिखते हैं. लेकिन दान किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए दिया गया हो तो उस दान को हम आयगत कतई नहीं मानेंगे, आयगत मानने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वह दान विशेष काम को पूरा करने के लिए दिया गया है. मान लीजिए कि मैं जिस रूम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस बिल्डिंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वह दान मुझे आया, और दान आया वो बिल्डिंग बनाने के लिए. क्या? बिल्डिंग बनाने के लिए. अब जब तक मैं बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं तो वो मेरा क्या है? कर्जा है. क्या है? कर्जा है. क्या है? कर्जा है. तो वो दान बना किसके लिए? विशेष काम के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए. तो वो एक बार, चूंकि वह दान एक ही बार मिल रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, और वह रुपया जो एक बार मिलता है उसे कहते हैं पूंजीगत. और चूंकि यह दान पूंजीगत है इसीलिए प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति साइड में तो लिखेंगे, लेकिन आयव्यय खाते में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है? पूंजीगत है, और पूंजीगत का आयव्यय में कोई एंट्री नहीं, नो इन
ट्रे होती है। इसीलिए यह दान समझे बातों को। दान क्या है? दान एक ऐसी राशि है जो संस्था के सदस्य नहीं होते हैं, तीसरे व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं दान। यह दान दो तरीका होगा, एक सामान्य दान और एक विशेष दान। सामान्य दान उसे कहते हैं जो सामान्य काम को पूरा करने के लिए मिलता है, उसे कहते हैं सामान्य दान। और गैर पायक संस्था को किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए मिला गया दान को क्या कहेंगे? विशेष दान। विशेष दान हमारा पूंजीगत होता है और सामान्य दान मेरा क्या होता है? आयगत होता है। ठीक है। और आप जानते हो सरकारी अनुदान मतलब सरकार की तरफ से कुछ सहायता, क्योंकि सरकार का भी मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे राज्य या हमारे देश के अंदर जितना भी पब्लिक है सबको सेवा किया जाए, और सरकार का काम कर रहे हैं गैर व्यापारिक संस्था, इसीलिए ये भी सरकार का अनुदान, सरकार अपनी तरफ से अनुदान भी देते हैं। ठीक है।